ठीक है भाई, तो लिखो प्रोटीन के अंदर लिखो दीज आर दी बायोमोलिक्यूल्स, जिन्होंने लिख लिया वो मत लिखना, ठीक है। दीज आर दी बायोमोलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स। हाँ, तुम में से कोई बता सकता है अमाइनो एसिड का कौन सा बॉन्ड लगता है बीच में? बताया था मैंने, अमाइनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड लगता है? पेप्टाइड बॉन्ड। यस, तो हमारे बीच में मतलब इसके, तो इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड लगता है। लिखो अमाइनो एसिड मोनोमर्स बॉन्डेड विद पेप्टाइड बॉन्ड, these are the biomolecules which consist of amino acids monomers with the peptide bond। अगर जुकाम वुकाम हो रहा है तो ऑडियो ऑफ रखें, छींक आ सकती है ना कभी भी बुरी तरीके से। सॉरी सर। कंसिस्ट ऑफ, which consist of amino acid monomers bonded with peptide bond। ठीक है, तो देखो मैंने बता रखा है कि हमारे पास जो अमाइनो एसिड होता है वो अमाइनो एसिड क्या होता है, इस पे एक कोई भी आर ग्रुप लग सकता है, और इस पे दो टाइप के ग्रुप होते हैं, एक मेरे पास अमाइन ग्रुप, अब उधर से उधर लिख सकते हैं ना, कैसे भी लिखो लेफ्ट राइट, और एक COOH ग्रुप, ठीक है। बाकी इधर हाइड्रोजन, तो ये आर ग्रुप कुछ भी हो सकता है, और इस आर ग्रुप के चेंज होने से ही बहुत सारे टाइप के अमाइनो एसिड हमारे पास बनते चले जाते हैं, राइट। तो सारे बच्चे एक चीज तो याद ही रखेंगे, सारे बच्चे बोलेंगे ग्लाइसिन और एलेनिन। तो ग्लाइसिन और एलेनिन तो ऐसे हैं हमारे पास जो कि बहुत ही सिंपल अमाइनो एसिड होते हैं, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं स्ट्रक्चर वाइज। तो ग्लाइसिन और एलेनिन, ठीक है। तो ये दो टाइप के हमारे पास हैं जो कि काफी ज्यादा सिंपल माने जाते हैं। बाकी और भी है, एसिडिक भी है, जैसे कभी कभी क्वेश्चन आता है कि बताओ एसिडिक अमाइनो एसिड बताओ, तो उसके लिए मैंने क्या बताया था, याद है किसी को? ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड, ठीक है। अच्छा जरा कोई बता यस सकता सर। है तुम में से 12th में कि जो डीएनए होता है वो डीएनए एसिडिक होता है या बेसिक होता है? यस, एसिड। एसिडिक होता है। तो अगर ये एसिडिक होता है तो इसका मतलब अब डीएनए का साइज तो 2.2 मीटर होता है, और हमारा सेल इतना छोटा सा होता है, तो इतना बड़ा डीएनए उसमें कैसे आ जाता है एक छोटे से सेल में? बताओ, इतना बड़ा डीएनए लेंथ में और वो इतने छोटे से सेल के अंदर आ जाता है। अरे उसको मोड़ मार के डालते हैं ना, मतलब जो भी हो। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। दो चार थप्पड़ श्रेया। मार के उसे मोड़ देते हो, बिल्कुल ठीक है। तो ये मेरे पास एसिडिक होता है, तो एक बेसिक प्रोटीन हम लेकर आते हैं, ठीक है। और वो बेसिक प्रोटीन क्या होते हैं, आर्जिनिन होता है या लाइसिन होता है। तो ये इसको डीएनए को रैप करवा देता है, और ये इतना छोटा सा होता है, इतना छोटा सा कि सेल के अंदर आराम से फिट भी हो जाता है, ठीक है। क्योंकि पतला बहुत होता है डीएनए, अभी तुम्हारे सामने 10 डीएनए बनाए तो मैं दिखेंगे ही नहीं, क्योंकि वो इतने पतले होते हैं, ठीक है। याद रहेगा सब बच्चों को? यस सर। तो सारे बच्चे लिखें प्रॉपर्टीज ऑफ द अमाइनो एसिड। अच्छा पहले एक बार मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, तो ये अमाइनो एसिड से मिलके बनते हैं, राइट। और पेप्टाइड बॉन्ड होता है, तो मैंने तुम लोगों को बताया था पेप्टाइड बॉन्ड अपने आप में कैसे होता है। मान लो अगर एक साइड मेरे पास यहाँ पे NH2 है, ये C है, R तो लगा हुआ ही होता है, और ये COH है। ऐसी मेरे पास एक एक और है मेरे पास, इस साइड मान लो ये NH2 है, इधर की साइड मेरे पास NH2 है, ये C है, और ये COH है। तो मेरे पास दो अमाइनो एसिड है मान लो। तो देखो यहाँ यहाँ से एक OH निकलता है, और यहां से एक H निकलता है, मतलब NH2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ HH। तो एक H यहां से और एक OH यहां से, तो ये अपना H2 निकल जाएगा वाटर के फॉर्म में। तो ये अपना यस H2 सर। निकल गया बाहर, तो सिर्फ मेरे पास क्या बचा, इधर क्या बचा मेरे पास CO, और इधर क्या बचा यस कृति, सर। NH। तो NH। इसका मतलब ये जो मेरे पास CONH बचा, तो इस CONH को ही हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। बाकी सारा सारा स्ट्रक्चर वैसा का वैसा ही रहेगा। पर हाँ हाँ। मुझे स्क्रीन पर कुछ दिख नहीं रहा। अच्छा हाँ सर। हाँ यस सर, सर। यस कुछ सर, कुछ अभी दिख नहीं रहा है। सर मुझे तो दिख रहा है। सर लिखा हुआ नहीं दिख तेरी रहा। 4 आंखें हैं। एक सेकेंड चुप हो जाओ, अब दिख रहा है? हाँ यस सर, सर। ये रेड पेन से आपने जो लिखा था वो नहीं दिख रहा था। अच्छा अच्छा ठीक है, तो मैं क्या कह रहा ये तो था, अभी भी नहीं दिख रहा, ब्लैक स्क्रीन दिख रही है। हाँ सर, अब सही है, अब समझ आ, अब दिख रहा है। हाँ अब दिखा था, फिर चला गया।
तू बहुत तुम अपने बीमार है। विलेज का नाम बताओ, विलेज गर्ल। यस, व्हाट इज योर विलेज नेम? न्यूयॉर्क सिटी। एक थप्पड़ वाह। लेगा बदतमीज बच्ची। बिल्कुल एकदम। NH2 है हमारे पास। ऐसे ही बच्चों को आपकी जरूरत है। थैंक यू सो मच स्वस्तिका। आज वैसे तुम पहली बार इतना हंसी हो, वरना तो कभी हंसती नहीं हो तुम क्लास में। कुछ भी, कुछ भी। चुप हो जाओ तुम। तो देखो ये हमारे पास क्या है, NH2। ठीक है, मैं NH2 को कैसे लिख सकता हूँ? तो मैं NH2 को लिख सकता हूँ इस तरीके से, राइट। NH और इधर की साइड, और ये मेरे पास COH है। तो यहाँ से एक H, अरे ये इस साइड भी जा सकता है, ठीक है। कहीं तुम सोच रहे हो सर पहले तो आपने वहां बनाया था, एक ही बात है वो। तो यहाँ से OH निकल जाता है और यहाँ से H निकल जाता है। तो ये क्या बन जाएगा, H2 निकल जाएगा बाहर। तो दो अमाइनो एसिड पास पास में आ जाते हैं, ठीक है, वाटर रिलीज हो जाता है। फिर ये मेरे पास क्या बन जाता है, NHCO बोलो या फिर CONH बोलो, एक ही बात है। तो ये इसी इसी ये जो बॉन्ड हुए हैं दो अमाइनो एसिड, ये कैसे हुए हैं, CONH करके। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछूंगा, यस दीक्षा। तो ये जो मेरे पास पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है, ये किन दो के बीच में बन रहा है, किन दो ग्रुप के बीच में CO बन और रहा है? NH। हाँ, COH एंड NH2 के बीच में, मतलब कार्बोक्सिलिक और NH2 अमाइन के बीच में हाँ। बन रहा है। फिर बाद में बनने के बाद वो बना है CONH, जो कि खुद पेप्टाइड है। तो क्वेश्चन था पेप्टाइड बॉन्ड बना कैसे है। तो कार्बोक्सिलिक और अमाइन को जुड़ने के बाद वाटर रिलीज होता है, तो CONH बन जाता है। और पेप्टाइड बॉन्ड खुद क्या है, CONH है। ठीक है तरफदार, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है। तो अब अमाइनो एसिड ये मेरे पास है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कभी कभी तुमने सुना होगा कि ये पॉलीपेप्टाइड चेन। तो पॉलीपेप्टाइड चेन का मतलब क्या, अगर यही बहुत सारे अमाइनो एसिड आते चले गए तो कितने पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे, बनते चले जाएंगे। तो यस इसीलिए सर। प्रोटीन को क्या मैं पॉलीपेप्टाइड चेन बोल सकता हूँ, हाँ। क्योंकि बहुत यस सारे सर। अमाइनो एसिड कैसे जुड़ते हैं, यस पेप्टाइड बॉन्ड से सर। जुड़ते हैं, इसीलिए इसको हम पॉलीपेप्टाइड चेन भी बोल देते हैं। तो पहले सारे बच्चे लिख लेंगे। देखो ये एग्जाम में कभी कभी आ जाता है, तो इसलिए दो एसिडिक अमाइनो एसिड हमारी बॉडी में होते हैं ये। तो एसिडिक कौन से होते हैं, इसके नाम से पता लग जाएगा, एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक। बायो वाले बच्चे थोड़ा ज्यादा याद ध्यान रखें, ठीक है। एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। और बेसिक अमाइनो एसिड, जो कि डीएनए को रैप करवाने के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डीएनए खुद नेगेटिव होता है, खुद एसिडिक होता है। लाइसीन और आर्जिनिन। तो एक लाइसीन और एक आर्जिनिन, ये दो टाइप के क्या है मेरे पास, अमाइनो एसिड होते हैं। याद रहेगा प्यारे प्यारे बच्चों। यस सर। तो एक ध्यान रखना, हमारे पास ग्लाइसिन एक ऐसा है जो कि सबसे ज्यादा नेचुरली अकरिंग टाइप का अमाइनो एसिड है, मतलब यूजुअली हमें पेड़ पौधों पे इस टाइप का अमाइनो एसिड मिल जाता है। तो वो कौन सा है मेरे पास, ग्लाइसिन। तो सारे बच्चे लिख लेंगे, ग्लाइसिन इज अ नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड, ग्लाइसिन। और बहुत सिंपलेस्ट भी है, मतलब ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर नहीं होता है इसका। तो ये ग्लाइसिन, नेचुरल अकरिंग। नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड, मतलब प्लांट्स पे दिख जाता है। एंड इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड आल्सो। तो ये काफी सिंपलेस्ट भी होता है। ठीक है भाई। स्वास्तिका, श्रेया, दीक्षा, कृति, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। रितेश? यस सर। ठीक है ठीक है। अरे गुस्सा क्यों कर रहे हो, पूछे दे रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास यहाँ पे क्या आता है, एक ना देखो, ये जो अमाइनो एसिड होता है ना, ये अमाइनो एसिड जो होते हैं ये एक ज्विटर आयन बनाते हैं, और ये एग्जाम में भी आ चुका है। तो ये ज्विटर आयन क्या होता है, तो देखो अब ना मेरे पास, जैसे कि तुमने देखा कि कार्बन पे एक होता है अमाइन ग्रुप, और एक कौन सा ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक दो टाइप ग्रुप। के ग्रुप होते हैं, राइट। तो ये H और ये मेरे पास R लगा होता है। तुम इसे लेफ्ट राइट साइड कहीं भी कर सकते हो तुम्हारे अकॉर्डिंग। होता क्या है कि ये ना इक्विलिब्रियम में रहता है, मतलब ये जैसे तुम मतलब इस अमाइनो एसिड के पास टेंडेंसी होती है कि जो कार्बोक्सिलिक वाला पार्ट है, तो जरा बताना एसिडिक प्रॉपर्टी क्या होती है, एसिड हैव द टेंडेंसी टू लूज द प्रोटोन, H प्लस। H H प्लस। प्लस। तो ये वाला जो H प्लस है ना, ये इसको लूज कर सकता है। और ये अमाइन क्या होता है, बेसिक, और बेसिक ये क्या कर सकता है, ये गेन कर सकता है उस H प्लस को। तो
तो ये इक्विलिब्रियम में आके पता है क्या करता है, एक इंटरमीडिएट स्टेट बनाता है जिसमें क्या होता है कि ये अपने इस वाले H+ को लूज कर देगा। तो H+ को लूज करेगा तो ये क्या बन जाएगा, CO-, और ये क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलेट। हाँ, और ये बन जाएगा मेरे पास NH3+, क्योंकि एक H+ वाला H+ यहाँ आ गया। भाई जब यहाँ से H+ जाएगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और वो यस H+ को ये गेन कर लेगा तो वो NH3+ बन जाएगा, राइट। तो ये इसी टाइप को हम, तो एक ऐसी स्टेट जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ज्वेटर आयन। ठीक है भाई। तो व्हाट डू यू मीन बाय दिस ज्वेटर आयन? सो इट इज अ लाइक एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक का मतलब एक तरह से जो कि किसकी तरह एक्ट कर सकता है, एसिड की तरह भी और बेसिक की बेसिक के तरह। तरह भी। ठीक है, तो इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर, इट कैन एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस, एम्फोटेरिक इन नेचर। तो किसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों है। तो H+ किसने लूज किया और वो H+ गेन किसने कर लिया फिर, कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप ने H+ रिलीज किया और हम्म, गेन वो NH2 ने किया। अमाइन ग्रुप ने। अमाइन बिल्कुल ग्रुप सही ने। है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये सब चीजें याद रखना है। अब देखो हमारी बॉडी में ना अमाइनो एसिड, ऑफ कोर्स कुछ अमाइनो एसिड हमारी बॉडी में बनते भी रहते हैं तुम जितना खाना खाते हो, और अगर तुम खाना भी नहीं खाओगे तो भी हमारी बॉडी कुछ ना कुछ अमाइनो एसिड खुद बना लेती है। लेकिन कुछ अमाइनो एसिड ऐसे भी होते हैं जो तुम्हारी बॉडी बना नहीं पाती, मतलब तुम्हें उसे बाहर से लेना ही पड़ेगा। तो कुछ अमाइनो एसिड को तुम्हें बाहर से ही लेना पड़ेगा, वो कंपलसरी है। मतलब तुम्हारी अगर तुमने वो खाना नहीं खाया, ठीक है, जैसे मान लो श्रेया कह रही है कि मतलब मैं हंगर स्ट्राइक पे जा रही हूँ, ठीक है, तो हंगर स्ट्राइक पे जा रही है फाइनली, कि ये कृति और दीक्षा मेरे साथ स्कूल में नहीं पढ़ने जा रहे 12th के बाद, ये अलग अलग कॉलेज में जा रहे हैं, तो उसने हंगर स्ट्राइक करी है कि मेरे डीटीयू। कॉलेज में, हाँ तो DTU में मेरे साथ आओ वरना फिर अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। तो ये हंगर स्ट्राइक पे है। अब मान लो ये बेचारी पतली होती जा रही है, भाई खाना नहीं मिलेगा तो पतली होगी ऑफ कोर्स। तो अब इसकी बॉडी में कुछ अमाइनो एसिड की कमी हो गई। अब वो किन अमाइनो एसिड की कमी हो गई, जैसे लियोसिन कम हो गया, वेलिन कम हो गया, मेथियोनिन कम हो गया, ठीक है, फेनाइलिन कम हो गया, टायरोसिन कम हो गया, हिस्टीडीन कम हो गया। ये सारे अच्छे अच्छे अमाइनो एसिड हैं जिनको हमें बाहर से लेने ही पड़ते हैं डाइट में, दाल रोटी सब्जी ये सब जो हम खाते हैं, पिज्जा बर्गर नहीं, ठीक है, तो शिमला मिर्च ये सब चीजें जो होती हैं, तो इन सब से चीजें हमें क्या मिलती है, एक इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड मिलते हैं जो हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं बॉडी के, तो हमें बाहर से लेने ही पड़ेंगे, वो तुम्हारी बॉडी खुद नहीं बना पाती है। तो बताओ उसको तुम किस में रखोगे, इसेंशियल अमाइनो एसिड में या नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड में, एसेंशियल अमाइनो एसिड में। क्योंकि वो तुम्हें अपने डाइट में लेने ही पड़ेंगे। हाँ हाँ, वो एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं, बिल्कुल। मतलब एसिडिक बेसिक की कैटेगरी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो इसेंशियल और नॉन इसेंशियल के बीच में पढ़ रहे हैं, तो वो एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं, सर न्यूट्रल भी हो सकते तीनों, हैं। सर न्यूट्रल भी तो हो सकता है ना। हाँ न्यूट्रल भी होता है, पढ़ाएंगे उसे भी। जैसे एलेनिन वेलिन ग्लाइसिन ये सब न्यूट्रल ही तो है, अभी बताया ना, ग्लाइसिन नेचुरली यस अकरिंग, सर। तो वो न्यूट्रल होता है। यस सर। ऐसे वेलिन भी होता है। तो सारे बच्चे लिख ले पहले तो नॉन इसेंशियल। तो नॉन इसेंशियल जो अगर तुम बाहर से कोई चीज नहीं ले रहे हो, तो नॉन इसेंशियल को क्या हमारी बॉडी खुद बना लेगी? यस हाँ। तो लिख लो, सबसे पहले क्लासिफिकेशन है ये इसका रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये रिक्वायरमेंट के बेसिस पे डिवाइड किया गया है। तो लिखो नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड, तो लिखो दोज अमाइनो एसिड which are synthesized by the body itself and are not required in the and are not required in our diet। मतलब डाइट में है तो अच्छी बात है, कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर नहीं भी है तो भी बात बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। एंड आर नॉट रिक्वायर्ड इन अवर डाइट, दीज आर कॉल्ड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। और इसके एग्जाम्पल क्या है नॉन एसेंशियल के, सब बच्चों को याद, एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल याद रखना। तो ग्लाइसिन, एलेनिन, बहुत सारी टाइप के हैं, ये जेनेटिक्स वाले बच्चों को शायद पता होगा। एक सेकेंड, ये अनन्या, आइए अनन्या, सुकृति, विदुषी, यस सर। तो इन सबके नाम कुछ कुछ सुन रखे हैं, ग्लाइसिन, एलेनिन, ग्लूटामिक यस एसिड, सर। तो ये यस सब जेनेटिक्स सर। में पढ़े होंगे, ठीक है। तो ग्लूटामिक एसिड, बायो वाले बच्चे इन सब नाम से बहुत अच्छे से वाकिफ है, ऐसी मुझे उम्मीद है, ठीक है। एस्पार्टिक एसिड, एसिड बेसिस की कैटेगरी जा चुकी है, अब रैंडम यहाँ पे हो सकते हैं ना, एसिड भी हो सकता है। तो ग्लूटामाइन,
तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल है, ठीक है, जी से बहुत स्टार्ट हो रहे हैं और ए से भी, ग्लाइसिन, एलेनिन, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ठीक है, ग्लूटामाइन, ठीक है, टायरोसिन। तो ये सब कुछ नाम है, एक बार याद करोगे तो याद हो जाता है आसानी से, ठीक है। तो प्रोलीन कुछ एग्जाम्पल्स हैं ये। तो ये नॉन इसेंशियल है, मतलब तुम्हारी डाइट बॉडी से खुद बना सकती है। अब लिखो इसेंशियल अमाइनो एसिड, इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। तो ऑफ कोर्स इसके बारे में तुम जान गए हो, क्या होता है वैसे तरफदार, इसेंशियल अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? सर जो हमारी बॉडी को मतलब नीड होती है इनकी। अच्छा, नीड होती है तो बॉडी खुद बना भी लेती है। नहीं मतलब जो नहीं बाहर से नहीं लेते सर, जो अच्छा। बाहर से लेते हैं। वेरी गुड। तो लिखो दीज आर द अमाइनो एसिड which are not synthesized by, these are the amino acid which are not synthesized by the body, which are not synthesized by the body। वो लास्ट एग्जांपल याद रखना एटलीस्ट दो, जीए, ठीक है, ग्लाइसिन और एलेनिन सबसे सिंपल अमाइनो एसिड है वो, ग्लाइसिन और एलेनिन 20 होते हैं अमाइनो एसिड टोटल जो चाहिए होते हैं हमें, ठीक है। तो क्या लिख रहे थे तुम, which are not synthesized by the body and they and these are required in the and these are required in our diet and these are required in our diet। जंक फूड में कोई अमीनो एसिड हाँ नहीं हाँ, होता। मुझे पता था तुम्हें जरूर पूछोगी, वेरी गुड शब्बाश। हाँ हो सकता है जंक फूड में, पिज्जा के अंदर जैसे शिमला मिर्च डलती है, प्याज डलता है, टमाटर वमाटर डलते हैं और भी बहुत सारी चीजें इसीलिए डलती हैं। हाँ तो सर उसमें भी इसीलिए आप पिज्जा ज्यादा खाते हैं ना? थोड़ा बहुत खा लेते हैं, मतलब बच्चे खिलाते हैं प्यार से तो हम हाँ खा लेते हैं, वैसे हम हाँ कभी खुद नहीं हाँ खाते। हाँ हाँ। बच्चों के आगे हम अपनी डाइट वाइट नहीं देखते, तभी तो आज ये सब मेरा हाल हो रहा है, ठीक है। वो नहीं तो मैं तो डाइट का बहुत पक्का इंसान हूँ, ओ माय लेकिन गॉड। लेकिन बच्चों के आगे हम सब खा लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, तो वैलिन हो गया, ठीक है, वैलिन बहुत मतलब चाहिए होता है हमें बाहर से, वैलिन, लियोसिन, अरे क्या हो गया इसे, लियोसिन, ठीक है, आइसोलियोसिन। तो लियोसिन और आइसोलियोसिन याद रखो, एक ही नाम, एक ही जैसे हैं, ठीक है। वैसे अभी तुमने एक बेसिक भी पढ़ा था, आर्जिनिन, ठीक है, तो इसमें मोस्टली बेसिक वाले आ जाते हैं। एक तरह से याद रखो ना, देखो जो एसिडिक वाले हैं वो नॉन इसेंशियल होते हैं, क्योंकि उससे एसिडिटी हो जाती है, मान लो ऐसा ऐसा होता नहीं है, एसिडिटी नहीं होती है, लेकिन मान लो एसिडिक वाले नॉन इसेंशियल होते हैं और बेसिक वाले इसेंशियल होते हैं, ठीक है। तो देखो आर्जिनिन, लाइसिन, आइसोल्यूसिन, ये सब याद रहेंगे तुम्हें, ठीक है प्यारे प्यारे सर बच्चों। एक आइज यस आइजीन करके भी तो होता है। लाइसिन, क्या नहीं आईजी? नहीं, आईसी ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा हाँ वो ऐसा ही कुछ होता है, पता नहीं मैंने पढ़ा था एक बार, आइसो याद नहीं इलेक्ट्रिक पॉइंट कह रहे हो क्या? है। नहीं नहीं, आईसी वैसे कुछ नहीं है, 20 के 20 अमीनो एसिड मुझे याद नहीं पता। लाइजीन ही था शायद से, हाँ लाइसिन होगा, हाँ ठीक हाँ है, लहसुन जैसा समझ लो, ठीक है भाई। लहसुन। तो हाँ बिल्कुल, लहसुन। लसन। आर्यन, लहसुन पसंद है क्या तुम्हें? पूछ रहे हैं बस। लहसुन अच्छा होता है वैसे बॉडी के लिए, बॉडी की क्लींजिंग करता है अच्छी वाली, जैन लोगों का क्या होता होगा? ठीक है। क्या? जैन लोगों का। अच्छा, तुम जैन हो क्या वैसे? नहीं। कोई है यहाँ पे जैन? ये है क्या श्रेया, श्रेया जैन? अरे मैं पूछ रहा हूँ, श्रेया तुम्हारा आगे जैन लगता है श्वेता क्या? सिंह है सर वो। अच्छा वो सिंह सिंह है, है। जैन भी तो सिंह लगा लेते हैं कभी कभी, ऐसा भी तो कुछ होता है। भी कुछ भी कुछ भी। तुमसे बोल रहा हूँ मैं बेफालतू के, तुम बोल रही हो। नहीं नहीं, ये कौन सी बात होती है, जैन सिंह आजकल लोग लगा कुछ भी, लेते हैं। आजकल लोग कुछ भी लगा लेते हैं, तुम्हें नहीं पता, ठीक है। हाँ मुझे तो नहीं पता। ठीक है भाई, तो याद रहेगा इसेंशियल और नॉन इसेंशियल के अंदर, हाँ ठीक है। देख रहे हो तुम 12th वालों 11th वालों बच्चों में से कैसे बात करते हैं, देख लो ये कितने अच्छे से जनरेशन। प्यार से बात हाँ करते हैं हम लोग। हाँ हाँ, दिख रहा है। हमारा ही बैच अच्छा था सर। नई जनरेशन आ गई आपने है ना। छूट दे रखी है। ठीक है, हमने छूट तो दे रखी है वैसे, पर कोई बात नहीं, चलो बच्चों का प्यार है तो थोड़ी बहुत छूट मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये अब अच्छा मुझे एक बात बताओ आर्यन बतौरिया, ये मतलब पीएच के अकॉर्डिंग, मतलब जैसे एसिडिक हुआ या बेसिक हुआ या एसिड बेस कैरेक्टर के अकॉर्डिंग बोलना चाहिए, तो एसिड बेस कैरेक्टर के अकॉर्डिंग हम कितनी चीजों में डिवाइड कर सकते हैं? ऑफ कोर्स दो ही तो होंगे, एसिड बेस, वैसे न्यूट्रल भी ले सकते हो। तो ये न्यूट्रल सब के अंदर पूछ रहे कौन हो सा? बता रहे हो तुम चुप हो जाओ, तुमने बहुत टाइम लगा दिया इसलिए आपने आपने मैं, बोला और आज जवाब भी खुद ही बोल मैंने दिया 15 मिनट दिए तुम्हें जवाब देने के लिए, हैं।
ठीक है, तो ग्लाइसिन, एलेनिन और वेलिन ये न्यूट्रल है। तुम्हारे घर का टाइम और यहाँ के टाइम का थोड़ा सा फर्क है, मैं कहीं और से क्लास ले रहा हूँ, तो टाइम का सामने फर्क है, पे मैं क्या बैठे थे करूँ। ना आप। हाँ हाँ ठीक है, तो हमारे पास ग्लाइसिन, एलेनिन और वेलिन क्या है हमारे पास, ये न्यूट्रल पॉइंट होते हैं। याद रहेगा भाई। यस सर। अच्छा अब यार देखो यहाँ पे ना कुछ स्ट्रक्चर इस अकॉर्डिंग है कि सबसे पहले मान लो अगर एक सिंपल चेन बनती जा रही है पेप्टाइड बॉन्ड से, और ये एक सीधी लाइन बनती जा रही है, तो ये सीधी लाइन बनती जा रही है, तो ये बनता है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। बहुत सिंपल, एक अमाइनो एसिड आया, दूसरा आया पेप्टाइड बॉन्ड बना, फिर तीसरा आया पेप्टाइड बॉन्ड बना, करते 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 एक सीधी लाइन बन गई। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारे पास, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। लेकिन अब जब ये भी फोल्ड हो जाए, मतलब ये सीधी चेन को ही तुम ऐसे घुमा दो, तो ये दो टाइप का बन सकता है। एक ये डीएनए जैसा हो सकता है, ऐसा गोल गोल, ठीक है, याद है चंदन कुछ कुछ ऐसा, और एक यस बन सर। सकता है ऐसे बेड जैसा, मतलब जिग जैग जैसा, ऐसा। ठीक है, तो ये जो हमारे पास बन के आ रहा है, तो हमारे पास दो टाइप के बन सकते हैं, तो इसको हम ये होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये इससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो इस वाले को हम बोलते हैं जो डीएनए जैसा, इसे बोलते हैं अल्फा हेलिक्स, जो कि एक डीएनए के जैसा चल रहा है ऐसे हेलिक्स फॉर्म में, अल्फा हेलिक्स बोलते हैं इसे। ठीक है, और ये जो मेरे पास ऐसे बेड जैसा स्ट्रक्चर बन गया है जिगजैग जैसा, इसे हम बोलते हैं बीटा प्लेटेड, बीटा प्लेटेड, प्लेटेड। ठीक है, तो दिस इज प्राइमरी स्ट्रक्चर, अभी कोई लिखेगा नहीं, अभी सिर्फ समझा रहा हूं ऐसे रफली। प्राइमरी स्ट्रक्चर, दिस इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के कितने टाइप है, दो। दो, दो। अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड। ठीक है, बीटा अब अगर तुम इसको भी और 3 डायमेंशनल नेटवर्क बना दो, अगर तुम अभी तो ये 2 डायमेंशन जैसा है, 3 डायमेंशन थोड़ा सा ये हो सकता है, अगर तुम इसकी और फोल्डिंग करवा के एक पूरा सीक्वेंस बना दो 3 डायमेंशनल नेटवर्क, तो फिर वो क्या बन जाएगा, टर्शरी स्ट्रक्चर। ठीक है, प्रोटीन का। वो बना लेकिन के तो दिखाओ। हाँ चुप हो जाओ तुम पहले। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर बनाना नहीं होता है, वो बस होता है। ठीक है, तो ये टर्शरी, गला खराब है लेकिन तब भी बोलेंगे हम, तो टर्शरी स्ट्रक्चर। और एक मेरे पास होता है, जैसे मान लो श्रेया गई किसी, पढ़ के तो जाती नहीं है श्रेया, मान लो किसी एग्जाम में गई थी, ठीक है, तो ये किसी एग्जाम में गई और उसने एग्जाम में क्या करा, ऐसे कर दिया ऐसे, बताओ, कह रही यही है मेरा पेपर, तो एक एग्जाम में जाके ये बना कर आ गई। लेकिन अब वहां पे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, डिफाइन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, तो इसको आधा नंबर मिला उसमें, क्योंकि डिफाइन पूछा था और ये वहां पे बना कर आई है, डिफाइन तो करा नहीं। तो लेकिन डायग्राम बिल्कुल सही था। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऐसा ही रैंडम होता है। तो क्वाटरनरी का मतलब एक पूरा अरे हाँ हाँ सही में ऐसा होता है, गुचड़ मुचड़ बोलते हो ना तुम इसे। ठीक मजा है, आएगा पेपर हाँ बनाने वेरी गुड, बहुत मजा आने वाला है, आई नो दैट। ठीक है, तो ये जो हमारे पास आया है पूरा ऐसा रफ स्ट्रक्चर, जिसके अंदर मतलब 4 प्रोटीन चेन हो सकती हैं, पूरा 3 डायमेंशनल एकदम कॉम्प्लिकेट नेटवर्क, तो इसको हम बोलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। मतलब प्रोटीन का सबसे ज्यादा अगर कॉम्प्लिकेट स्ट्रक्चर होता है तो वो होता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसके अंदर 4 चेन हो सकती हैं। जैसे अगर मैं अपने बॉडी के हेमोग्लोबिन की बात करता हूँ, सबके अंदर हेमोग्लोबिन है, आरबीसी के अंदर, तो सबके अंदर अगर हेमोग्लोबिन है तो हेमोग्लोबिन के अंदर 2 अल्फा होती है, ठीक है, और 2 बीटा होती है। तो 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन हेमोग्लोबिन के अंदर। तो जरा बताना, अगर 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन है तो टोटल चेन कितनी हो गई, 4। 4। 4 चेन हो गई। तो ये जो मेरे पास एग्जांपल है ये है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का। तो अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछता हूँ कि प्रोटीन का सबसे कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क किसका है, तो तुम लोग क्या बोलोगे, क्वाटरनरी। 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 और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या बोलोगे, प्राइमरी। हीमोग्लोबिन। प्राइमरी। अच्छा, हीमोग्लोबिन। वेरी गुड दीक्षा। हीमोग्लोबिन, हाँ हाँ कभी हाँ। कभी हो जाता है जब श्रेया अरे होती है तो। हाँ हाँ ठीक है, तो ये मेरे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर, सारे बच्चे सबसे पहले लिखे हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के अंदर। तो लिखो सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर, लिखो इट इज द सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, लिखो इट इज द सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, it is the simplest structure of protein in which amino acids, it is the simplest structure of protein। अच्छा ये लीनियर भी तो है एक तरह से, सिंपलेस्ट और ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं लीनियर। ठीक है, in which amino acids are bonded with peptide bonds। वैसे तो ये ऑब्वियस सी बात है, प्रोटीन की बात कर रहे हैं तो फिर अमाइनो एसिड तो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ेगा। in which amino acid are bonded by, क्योंकि इसकी डेफिनेशन हमें लिखनी थी तो इससे सिंपल और कुछ मिली ही नहीं, तो यही बेटर है। ठीक है, अब आ जाओ सेकेंडरी स्ट्रक्चर पे।
ठीक है, लाइन से बना लेना बस एक ऐसे। अब आते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर मेरे पास क्या होता है, किसकी फोल्डिंग हुई है, टर्शियरी की या क्वाटरनरी की या प्राइमरी की? प्राइमरी की। ऑफ Primary की। कोर्स, कुछ बच्चे टर्शियरी सोच रहे थे। ठीक है, सो लिखो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर दिस सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज प्रोड्यूस बाय द फोल्डिंग ऑफ। अच्छा, ये ऊपर वाली चेन को क्या मैं पॉलीपेप्टाइड चेन बोल सकता हूं? प्राइमरी स्ट्रक्चर को पॉलीपेप्टाइड चेन बोल सकता हूं? यस सर। इतना टाइम लगेगा सोचने में तुम्हें? अभी मैंने क्या बोला, बहुत सारे अमाइनो एसिड आ गए और पेप्टाइड बॉन्ड बनाया, तो पॉलीपेप्टाइड ही तो हो गया वो। अभी थोड़ी देर पहले तो ये चीज समझाई थी, इतना टाइम क्यों लगा तुम्हें सोचने में? कंफ्यूज हो क्या? पॉलीपेप्टाइड चेन ही तो है वो, ऑफ कोर्स। शर्मा रहे हो यहाँ पे? इतने लेजी हो गए हैं बिल्कुल, बच्चों की हालत है ये, बताओ इतने लेजी। पता नहीं आने वाले टाइम में क्या करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, लेजी बच्चे। ठीक है, तुम्हारा बच्चे ले, तुम तो अभी पढ़ाई करना सब छोड़ दो, इतने लेजी हो गए हैं सबके सब। बस बेड पे सोते रहो और कोई वेब सीरीज लगा दो अच्छी वाली, जो आजकल तो आई नहीं है वैसे भी बच्चों को बिगाड़ने के लिए, बस वो सब देखते रहो और फिर वही डायलॉग मारते रहो सबके सामने। इमीडिएट नहीं सोचे हैं, लेकिन सोचेंगे। ये क्या बात हुई? हर जगह पे देखो यही आ रहा है, कुछ भी बकवास चल रही है, मतलब कोई सेंस ही नहीं है इस बात का। लिखो, क्या बोल रहा था मैं ही भूल गया, बताओ। फोल्डिंग ऑफ। हाँ वेरी गुड। फोल्डिंग ऑफ नहीं पूछा था मैंने पूछा था ऊपर वाली चेन को नहीं पॉलीपेप्टाइड बोल करता सकते नहीं बोल सकते? हाँ, बताओ, भूल भी गए, मतलब लेजी होने के साथ साथ बच्चे वो भी हो गए हैं बिल्कुल एकदम, भूल ही गए हैं कि उनका खुद का नाम क्या है। लिखो अब यहाँ पे, श्रेता। सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज प्रोड्यूस्ड बाय फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। और ध्यान रखना, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा कोई अगर बॉन्डिंग होती है तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, और एग्जाम में आ चुका है कौन सी बॉन्डिंग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग याद रखना, मैं लिखवा भी देता हूँ वैसे। तो द सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज प्रोड्यूस्ड बाय फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, इसका मतलब प्राइमरी स्ट्रक्चर, ड्यू टू दी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू दी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, यानी कितने टाइप की हैं? दो दो। टाइप के हैं। तो दो टाइप के हैं कि मेरे पास अल्फा हेलिक्स, अल्फा हेलिक्स का स्ट्रक्चर बना लेना, इट इज समथिंग लाइक ट्विस्टिंग इनटू अ राइट हैंडेड हेलिक्स। राइट हैंडेड हेलिक्स की तरह ही है, इस तरीके से ऐसे करोगे तो ये राइट हैंडेड हेलिक्स की तरह कहलाई जाती है। ठीक है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। और ये बीटा कैसा है? इट इज अ जिगजैग लाइक स्ट्रक्चर, राइट? तो इसमें भी इंटरमोलिकुलर Yes, हाइड्रोजन sir. बॉन्डिंग होता है। तो ये सब चीजें याद रखनी है। तो लिख लेना टू टाइप, अल्फा हेलिक्स बीटा प्लेटेड। स्ट्रक्चर एग्जाम में बनाने हैं, वैसे तो आता नहीं है लेकिन आ जाएगा तो बना के आना, इस बार आ सकता है क्योंकि सिलेबस कटा है। टर्शरी स्ट्रक्चर पे आ जाओ। श्वेता, डायग्राम चाहिए था ना तुम्हें? हाँ, तो अब हमारे पास क्या बोलेंगे, तो सारे बच्चे लिखना यहाँ पे दी ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, उसी के आगे लिख लेना IE, मतलब डेट इज दी ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन IE। मतलब किसकी फोल्डिंग हो रही होगी यहाँ पे, प्राइमरी की या सेकेंडरी की? यहाँ पे किसकी फोल्डिंग हो रही होगी? Secondary. हाँ, सेकेंडरी। तो लिखना यहाँ पे IE के बाद फर्दर फोल्डिंग ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, फर्दर फोल्डिंग ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ठीक है, अब यार देखो, एक ना हमारे पास प्रोटीन की एक कैटेगरी होती है जिसे हम बोलते हैं फाइब्रस और ग्लोबरस, सॉरी फाइब्रस और ग्लोबुलर बोलते हैं, ग्लोबरस तो अलग होता है, ग्लोबुलर। देखो ग्लोबुलर से तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, गोल गोल। ठीक है, जैसे जैसे मेरा फेस है देखो, एकदम थोड़ा सा गोल गोल टाइप का है। ठीक है, तो ग्लोबुलर, तो कोई भी अमाइनो एसिड होते हैं हमारे पास, तो जो गोल गोल टाइप के होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लोब। ग्लोब के नाम से पता लग रहा है, ग्लोबुलर। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। अब जैसे मान लो मेरे हेयर्स हैं, ठीक है, तो अगर मैं एक हेयर की बात कर रहा हूँ, ये तो ये भी तो एक प्रोटीन है, तुमने शायद सुना भी होगा कि बालों को बड़े कहीं पे बालों में। चुप हो जाओ तुम। केराटिन केराटिन प्रोटीन केराटिन, होता है। यस, तो ये मतलब बिकते हैं, बालों का कटना कहीं पे बिकता है,
मान लो श्रेया को कोई हाँ ऐसे मतलब देखा कि अभी सिर्फ ऐसे बाल रह गए इसके, कि हो बाल कहाँ है, कि वो कोई चोटी वाली एक बार चला था ना, चोटी काट के ले जाती है एक चुड़ैल, हाँ हाँ ठीक है, सर, तो हाँ सर। चोटी काट के ले गई वो, और उसने बेच दिया विदेश में, तो वो अमीर हो गई बहुत, ठीक है। तो मान लो वो श्रेया ही करती थी ऐसे, तो बहुत रिच हो गई, बहुत अच्छी वाली, तो बालों को बेचने वाली, ठीक है। तो इसका मतलब ये कौन से तो अगर साइंटिफिक वे में देखा जाएगा तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि ये किसका बेसिकली बिजनेस है, तो ये प्रोटीन का बिजनेस हुआ, क्योंकि बालों में भी एक प्रोटीन होता है, लेकिन उसे खाना नहीं है कि प्रोटीन है तो खा लो, ठीक है, ये केराटिन प्रोटीन होता है। तो ये कैसा है, गोल है या फिर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो इसे हम क्या बोलते हैं, फाइब्रस प्रोटीन। तो ग्लोबुलर मतलब एक तरह से हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं जो तुम्हारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन, जितना ज्यादा ग्लोबुलिन होगा उतना ज्यादा अच्छी बात होती है, ठीक है। तो जैसे मान लो यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो कृति थी और श्रेया थी, ठीक है। तो श्रेया के पास एकदम खूब सारा ग्लोबुलर प्रोटीन मिल रखा है मान लो, ठीक है, क्योंकि चिकन विकन खूब खाती है, ठीक है, तो एकदम अच्छा वाला, किसी को छोड़ती कहाँ है, ठीक है। तो अच्छा वाला बॉडी में क्या है, इम्यूनिटी बनी हुई है, ग्लोबुलर प्रोटीन है। एक बार बारिश हुई तो नाले नाले भर गए, तो ये कृति ने चेरी काउंटी के बाहर बुला लिया इसको कि चल कोई बात नहीं, एंजॉय करेंगे। तो ये लोग खूब खेल रहे हैं उस नाले में, ठीक है, एक दूसरे को पानी मार रहे हैं, गाना गा रहे हैं, आज दिल है पानी पानी, ठीक है। तो और ऐसे ऐसे भी कर रहे हैं वो जो करते हैं ना दीक्षा स्टेप। को क्यों छोड़ दिया? नहीं दीक्षा मैं नहीं भाई, ये सब दीक्षा काम मैं नहीं दीक्षा करती। वीडियो बना रही थी एक्चुअली, फिर उन्होंने बाद में भी खींच लिया इसको। हाँ तो फाइनली क्या हुआ, जब ये लोग घर पहुंचे, मतलब ये कह कि अबे यार बहुत हो गया, अब छोड़ दो, तो ये मान नहीं रही है। फिर दीक्षा ने इनको खूब पीटा कि भागो ऐसे, बदतमीजी हद मचा रखी है बिल्कुल, मेरी भी बेइज्जती करवाओगी मतलब, तुम्हारी तो कुछ चलो इज्जत है नहीं, लेकिन कम से कम मेरी तो इज्जत का ख्याल रखो, मेरी दोस्त हो तुम, ठीक है। हाँ तो हाँ फाइनली डब्बा फिर अब रूंगा। घर पे जब ये पहुंचे तो कृति बीमार पड़ गई, और जो आज तुम देख भी रहे हो कृति बीमार है, वीडियो ऑन नहीं है, ठीक है। लेकिन श्रेया थोड़ी कम बीमार पड़ी है, क्योंकि बोल रही है बीच बीच में अच्छी खासी। तो इससे क्या पता चलता है कि किसके पास ग्लोबुलिन ज्यादा था, श्रेया। श्रेया के पास। अच्छा श्रेया। एक्सीलेंट बोलिए, ठीक है भाई। तो हमारे नील्स में भी कौन सा होता है, केराटिन ही होता है, ठीक है। तो और ग्लोबुलर प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर होता है, जैसे टेंडन हो गया, लिगामेंट हो गए, ये सब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के प्रोटीन होते हैं। भाई तुम्हारी जो मसल्स होती है, तो मसल्स में भी तो होता है प्रोटीन, ये जो मसल्स है हमारी, सबके पास मसल्स होंगे यहाँ पे, राइट, यस। तो ये सब क्या है हमारे पास, तो ये भी हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन ही होते हैं। ऑफ कोर्स कुछ फाइब्रस वाले भी होते हैं, जैसे फाइब्रस प्रोटीन ही बोलते हैं उसे, बस ये बताना था मुझे। तो ग्लोबुलर प्रोटीन इम्यूनिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और हमारी बॉडी में जैसे इंसुलिन निकलता है, इंसुलिन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तुम्हारी बॉडी का ग्लूकोज लेवल को कम करने के लिए। किसी को यस डायबिटीज सर। हो जाता है तो क्या करते हैं, तो डायबिटीज के बाद हम इंसुलिन की इंजेक्शन लगाते हैं। तो इंसुलिन का अगर तुम इंजेक्शन लगाओगे तो फाइनली जो इंसुलिन का जो शेप अगर तुम देखते हो माइक्रोस्कोप में, तो वो भी ग्लोबुलर होता है। ऐसे हमारी बॉडी में प्रोटीन होता है एल्बुमिन, जैसे अगर तुम ज्यादा पानी पियोगे तो ज्यादा यूरिनेशन के लिए जाओगे, कम पानी पियोगे तो नहीं जाओगे, तो वो भी क्या है हमारे पास, ग्लोबुलिन होता है, ठीक है। तो एल्बुमिन, सर ये कितने मार्क्स का चैप्टर है? यार वैसे ही 5 मार्क्स का आता है, लेकिन इस बार एक्सपेक्ट करो 6 से 7 मार्क्स का आएगा, अरे पूरा बायोलॉजिकल है ना भाई पूरा। गए। क्या अच्छा दीक्षा ही चैप्टर नहीं तो है, छोड़ रही है बायो। सर अच्छा तो कैसे है। कैसे शब्द बोल रहे हो आप? वही अच्छा तो सर। समझ नहीं आ समझ रहा ही क्या, नहीं आ रहा। अच्छा 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 अच्छा, ठीक तो मतलब बताओ ना तुम कॉन्सेप्ट लोग। समझ आ रहा है लेकिन शब्द समझ नहीं आ रहे। ओके 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 ठीक है। बायोलॉजी वाले बच्चों तुम्हारे साथ भी ये दिक्कत हो रही है क्या, चलो कोई बात नहीं। तो टर्सरी हो गया। उसके जिम्मेदार खुद हैं। अब सारे बच्चे काम करें, जैसे मैंने नाम लिया ना, क्या बोल रही हो तुम श्रेया, एक काम करो, टर्शरी के बाद क्वार्टनरी पे आने से पहले मैं फाइब्रस और ये बता देता हूँ। अच्छी बात है, बोल दिया करो, मुझे वो समझ नहीं आता ना, वरना मैं तो समझता हूँ कि तुम लोगों को मेरी जितनी बायो आती होगी, ठीक है। थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता हूँ मैं, ठीक है। तो ग्लोबुलर प्रोटीन है, फाइब्रस प्रोटीन के अंदर सारे बच्चे एक बार चीज लिख लें, ये सारे टर्शरी का एग्जाम्पल है। तो फाइब्रस प्रोटीन में लिखो, these proteins have the linear thread like structures, these proteins have the linear thread like structures, these proteins have the linear thread like structures joined by the, कौन सी बॉन्डिंग होती है अमाइनो एसिड में सबसे ज्यादा, मतलब पेप्टाइड तो होती ही है ऑफ कोर्स, लेकिन उसके अलावा मैंने और क्या बताया, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो लिखना जॉइंड बाय द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो एग्जाम्पल मैंने क्या क्या बताया तो लिख लेना एक बार, ये कहाँ कहाँ पे होते हैं, तो केराटिन प्रोटीन मैंने बताया, राइट,
तो जरा लिख लो एक बार, केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट इन, मैं एक बार वीडियो भी दिखाया था वैसे, थोड़ा हेल्पफुल रहेगा। तो सबसे पहले लिख रहे हैं सारे बच्चे कि केराटिन प्रोटीन इन हेयर्स, नेल्स, स्किन, ये सब क्या है, फाइब्रस प्रोटीन के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो ये मसल्स होती हैं, तो हमारे यहाँ पे मसल्स 11th वाले बच्चों को पता होगा, तो मसल्स में दो टाइप की मसल्स मैंने बताई थी, एक्टिन और मायोसिन। याद आ रहा है किसी को 11th का ज्ञान? एक्टिन और मायोसिन भूल गए, वेरी याद गुड, है। शाबाश। तो एक्टिन और मायोसिन ये भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। तो एक्टिन और मायोसिन याद रखना, वैसे तो मायोसिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मायोसिन, ये सब नाम है यार, एक बार याद करोगे ना तुम कहोगे अरे सर ये तो याद हो गया, आप कितनी बार बताओगे आप, ठीक है। ऐसी सिल्क की साड़ी मैंने बताई अभी, ठीक है। तो फिब्रोइन होता है वो, फिब्रोइन इन सिल्क, तो जो सिल्क बनता है, सिल्क के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है, फिब्रोइन, तो वो भी एक इसका ऐसे। अच्छा, कभी नाम सुना है टेंडन रप्चर हो गया, ज्यादा एक्सरसाइज कर ली तो यस टेंडन सर। लिगामेंट रप्चर कर गए, टीयर कर गए, हल्का का सुना होगा ना हाँ किसी ने, सर। ठीक है। तो वो भी क्या होता है हमारे पास, हमारी बॉडी का प्रोटीन होता है, तो वो क्या होता है, टेंडन। और ये 9th क्लास में था, टेंडन लिगामेंट, टिश्यू वाला चैप्टर। हाँ यस सर। हाँ सर। चलो अच्छा है, मेरे को लगा तुम लोग वही वाले हो, 9th फेल 10वीं करें, 11वीं फेल 12वीं करें। चलो वेरी गुड, अच्छी बात है, बोर्ड लगे रहते हैं ना, पता नहीं वो सब, ठीक है, चलो गुड। हम्म। वेरी गुड कृति। तुम किसकी तरफ इशारा कर रही हो? श्रेया देख लो, ये मेरे को पर्सनल मैसेज कर रही है, किसे प्लीज ऐसे मत बोलो, श्रेया बुरा मान जाएगी, ठीक है। यार मेरी 12वीं तो ठीक है मेरे लिए। क्या हो गया? अच्छा अच्छा, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है भाई। तो अब हमारे पास लिखो ग्लोबुलर प्रोटीन, लिखो दीज हैव दी स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स। अच्छा, स्फेरिकल बोले या फिर सर्कुलर बोले? स्फेरिकल। ऑफ कोर्स, Spherical। सर्कुलर थोड़ी होता है। 3D। तो मैंने क्या बोला है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लेना इसका, एल्बुमिन और इंसुलिन, एल्बुमिन एंड इंसुलिन। ठीक है भाई। और अब बस क्वाटरनरी की अगर मैं बात करता हूं, क्वाटरनरी की अगर मैं बात करता हूं तो वो मेरे पास क्या है, सबसे ज्यादा कंडेंस स्ट्रक्चर, सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर तो वही है। अब लिखो सारे बच्चे क्वाटरनरी के अंदर, लिखो प्रोटीन्स कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन, प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन, प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन in a group is called quaternary structure. In a group is called quaternary structure. Example is hemoglobin. Example is hemoglobin. ठीक है, आयरन का कंपाउंड होता है, ये सबको पता होगा आरबीसी में। जैसे प्रेग्नेंट वुमेन जो होती है उनका हेमोग्लोबिन कम हो जाता है, क्यों? क्योंकि मोस्टली कंटेंट बेबी के पास चले जाता है, तो फिर मदर को डॉक्टर क्या सजेस्ट करता है, हेमोग्लोबिन की मेडिसिन, राइट। तो वो कौन सा होता है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। वो भी आता है ना कैल्शियम सैंडोज। हीमोग्लोबिन भी तो ग्लोब्यूलर ही होता होगा ना? हेमोग्लोबिन नाम से है, लेकिन ऐसा कुछ तुम बोल नहीं सकते, वो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। हेमोग्लोबिन के नाम से तुम ग्लोबुलर प्रोटीन मत सोचो, ठीक है। थोड़ा बहुत बोल सकते हो, लेकिन ऐसे कोई कैटेगरी है नहीं, ठीक है भाई। तो ये था हमारे पास पूरा का पूरा प्रोटीन के बारे में। आई होप तुम लोगों को अच्छा, स्क्रीन पे ये देख पा रहे हो एक चीज, अंकल जी को नमस्ते बोलो, नाराज जाएंगे जब तक नहीं बोलोगे। नहीं बोलेंगे। चलो वेरी गुड। Rich food in our diet. Proteins are present in many food items such as eggs, fish, and milk. Proteins are not just present in foods, they are also an integral part of our body. They are present in our hair, muscles, आवाज आ रही है? and even in hemoglobin.
Proteins are formed when a large number of amino acids bond together through आवाज आ रही है तुम सबको? Yes, Yes, sir. sir. एक बार जरा देखो इधर क्या लिखा हुआ है, CO और NH। तो अगर CO और NH है तो इसका मतलब ये इससे पहले क्या रहा होगा? COOH और NH2 रहा होगा ना। तो H2 निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचा Yes, सर? sir. CO और NH, और इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? Peptide. वेरी गुड। peptide bond. Depending upon the molecular shape of proteins, they can be classified as fibrous proteins and globular proteins. Let us study about them one by one. Fibrous proteins are formed when polypeptide chains run parallel to each other and are linked together to form fibers. The molecules of these chains at many points are held together by hydrogen and disulfide bonds. These proteins are insoluble in water. Some common examples of fibrous proteins are collagen and keratin. On the other hand, globular proteins are formed due to the folding around of polypeptide chains. This gives a spherical shape to the globular proteins. These proteins are soluble in water. Some examples of globular proteins are insulin and albumin. As you can see, the structure of proteins is quite complex. Let us study about this complex structure of proteins in detail. We can study the structure of proteins in 4 different levels, that is, primary, secondary, tertiary, and quaternary structure of proteins. As we already know, a protein is made of a large number of amino acids. Although there are only 20 amino acids, but these amino acids link together in different sequences, giving rise to different polypeptide chains. The sequence of amino acids in a polypeptide chain of a protein is called its primary structure. If the sequence of these amino acids is changed, a new protein gets formed. Now, secondary structure of proteins refers to the manner or shape in which the polypeptide chains are arranged. The different arrangement of polypeptide chains exist due to the hydrogen bonding between the oxygen of carbonyl of one amino acid to the hydrogen of the amide group of another amino acid. The secondary structure shown right now is called alpha helix structure. As you can see in this structure, the hydrogen bonding is intermolecular, that एक सेकेंड, हाँ मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. हाँ, ये लिख तो रहे हैं ये स्ट्रक्चर की इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो इसके अलावा भी बहुत सारी बॉन्डिंग होती है जिसको हम हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग बोलते हैं, वॉन्डरवॉल फोर्सेस बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक बॉन्डिंग बोलते हैं। तो बहुत सारी टाइप की बॉन्डिंग्स होती हैं, लेकिन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिसकी वजह से पूरा वेल कनेक्टेड रहता है। ठीक है, तो बॉन्डिंग बहुत सारी है, लेकिन इंपॉर्टेंट इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए हम वही बता रहे हैं। occurs between the amino acids of adjacent turns. This results in the twisting up of the structure into a right-handed spiral structure. Another type of secondary structure is formed when the polypeptide chains are stretched to the maximum extension and are then so folded that different strands lie alongside each other. This type of ये जो अभी तुमने थोड़ी देर पहले देखा, ये स्ट्रक्चर, ठीक है, मेरी आवाज आ रही है? तो ये सब अमाइनो एसिड्स हैं, जैसे तुम देख रहे हो मेथियोनिन, सेरीन, थ्रियोनिन, लाइसिन, सिस्टीन, लाइसिन, सेरीन, आर्जिनिन, सेरीन, थ्रियोनिन। ठीक है, तो ये सब इनके नेम हैं अमाइनो एसिड्स के, और ये आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, इनकी शॉर्ट फॉर्म है, और ये आपस में कैसे जुड़े हुए हैं? बाय द पेप्टाइड बॉन्ड। different strands lie alongside each other. This type of structure is called beta-pleated structure. The different strands are held together by intermolecular hydrogen bonding between the amino acids of 2 different strands. This structure looks similar to the pleated folds of drapery. Therefore, it is known as beta-pleated sheet structure.
So, alpha helix structure and beta pleated sheet structure represents two different types of secondary structures of proteins. The further folding of the secondary structure of Sir? proteins gives rise to the tertiary structure of protein. यस सर ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे जाएगी? हाँ हाँ बिल्कुल जाएगी। सर ये कॉपीराइट नहीं आएगा फिर ये? अच्छा कोई बात नहीं, हटा देंगे फिर। Therefore, the tertiary structure represents the overall folding and coiling of the peptide chains. It is the tertiary structure of a protein that gives a geometric shape to the protein that can be of fibrous or globular shape. Although many proteins consist of a single polypeptide chain, there are some proteins which consist of two or more polypeptide chains. These polypeptide chains are referred to as the subunits. The quaternary याद आया, अभी मैंने शायद डेफिनेशन में भी लिखवाया था क्वार्टनरी के अंदर हेमोग्लोबिन वाला जो था, तो ये सब यूनिट्स की फॉर्म में अटैच रहता है, राइट। तो ये इतने सारे जो स्ट्रक्चर तुम देख रहे हो, एक दो से ज्यादा चेन है, तो ये क्वार्टनरी कहलाता है, राइट। और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होता है, अभी मैंने बताया तरफदार हीमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन। structure is the special arrangement of these subunits with respect to each other in the protein structure. These subunits in a quaternary structure may be similar or different. So we have seen that proteins are specific in their structure. Other than this, proteins are specific in their biological activity. हाँ, अब इसको पढ़ाने से पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, मुझे एक बात बताओ। देखो सारे बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हर प्रोटीन की अपनी एक बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, लेकिन एक्सट्रीम कंडीशन पे बिहेवियर भी एक्सट्रीम हो जाता है। जैसे मान लो तुमने किसी को ज्यादा टेम्परेचर दे दिया, मान लो जैसे कि यहाँ पे मैंने टेम्परेचर कर दिया 65 या 70, तो तुम्हारा नेचर नॉर्मल नहीं रहेगा जैसे नॉर्मल होना चाहिए, क्योंकि बॉन्ड टूट जाते हैं प्रोटीन के। तो प्रोटीन के बॉन्ड टूट जाएंगे तो वो अनकॉइल हो जाता है। अभी तो वो कॉइलिंग फॉर्म में है ऐसे, जब बॉन्ड ही टूट जाएंगे तो वो अनकॉइल हो जाएगा। अभी कॉइल के फॉर्म में था, अब अनकॉइल हो गया, तो वो अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को लॉस कर देता है, ठीक है। तो वो कुछ और बन जाता है, मतलब है वो प्रोटीन नहीं, लेकिन वो एक्टिविटी लॉस कर देता है। जैसे कि अंडे हैं, अंडे के अंदर लिक्विड पोर्शन होता है, यॉक जिसे तुम बोलते हो, ठीक है। लेकिन जब तुम उसे बॉईल करते हो तो बॉईल होने के बाद वो मतलब सॉलिड हो जाता है या लिक्विड ही रहता है? सॉलिड। वेरी गुड, सॉलिड हो सॉलिड हो जाता जाता है, है। वेरी गुड। तो इसका मतलब अब क्या, अगर तुम उसे फिर से गर्म में कर दोगे तो क्या वो लिक्विड बन जाएगा? नहीं, वो तो इसका मतलब अब परमानेंट डीनेचुरेशन ऑफ बन, प्रोटीन हो बिल्कुल गया। इसी टाइप से। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। सो व्हेनेवर वी आर गिविंग हाई टेम्परेचर और अ हाई pH, इट मींस वी आर चेंजिंग द टेम्परेचर और pH, देन प्रोटीन लूज इट्स नेचुरल एक्टिविटी, इट इज कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। याद रहेगा? तो अब ये शायद यही बताने वाले हैं। T2. The natural state in which a protein occurs is its native state, and a protein in its native state is called a native protein. A native protein is highly stable. However, if a native protein is subjected to physical or chemical changes such as temperature change or Yes. change in pH, ध्यान से सुने। the hydrogen bond gets disturbed, causing the shape of the protein सुना सबने ध्यान से? क्या बोला? तो जब भी टेम्परेचर और pH चेंज होता है तो हाइड्रोजन स्ट्रक्चर रप्चर हो जाते हैं और ये स्ट्रक्चर चेंज हो to जाता है। change. The protein unfolds and loses its biological activity. This is called denaturation of proteins. Interestingly, the primary structure of a protein remains unaltered even during denaturation. भाई प्राइमरी It स्ट्रक्चर तो means होता ही that the सिंपल है ना, प्राइमरी स्ट्रक्चर तो सिंपल ही होता है, तो उसको थोड़ी कुछ फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा सेकेंडरी टर्शियरी इन सबको फर्क पड़ता है, राइट एवरीबॉडी? यस सर। तो इसलिए सारे बच्चे एक चीज लिखे, अब सारे बच्चे एक चीज लिखे, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। क्विकली लिखो, लिखो। when protein is subjected when protein is subjected when protein is subjected to any change in temperature when protein is subjected to change in temperature or pH, then hydrogen bonds breaks
then hydrogen bond breaks, due to which helix structure get uncoiled, due to which helix structure get uncoiled. So proteins lose their biological activity. So proteins lose their biological activity, and this is called denaturation of protein. और ज्यादातर स्ट्रक्चर किसका खराब होता है? सेकेंडरी और टर्शरी का. प्राइमरी तो वैसे ही रहेगा भाई, प्राइमरी तो खुद एक चेन है, उसे थोड़ी कोई कोर पाएगा. अनकॉइलिंग हुई है बस, पहले कॉइल था, अनकॉइलिंग हुई. क्वार्टनरी भी बोल सकते हो, चलो क्वार्टनरी तो मतलब ठीक है, अगर वो खुद क्वार्टनरी होगा तो उसको कर देंगे. ज्यादातर क्वार्टनरी होता नहीं है, क्योंकि जो भी हम चीज लेते हैं अंडे वंडे ये सब क्वार्टनरी नहीं होते हैं. ठीक है, तो मोस्टली सेकेंडरी और टर्शरी होता है. ठीक है, क्वार्टनरी है तो क्वार्टनरी भी होगा ऑफ कोर्स. बस सर हमारा प्राइमरी, हेमोग्लोबिन तो है ना, हाँ हाँ हेमोग्लोबिन है. तो ठीक सर है, उसमें तो होगा ही हाँ ना. हो, अगर ऐसा करोगे तो हो सकता है. ठीक है, तो एग्जांपल लिखो, कोएगुलेशन ऑफ एग. कोएगुलेशन ऑफ एग का मतलब जो अंडा वो हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, एग जो होते हैं तुम्हारे. तो कोएगुलेशन ऑफ एग, जिसको तुम बोल सकते हो कोएगुलेशन ऑफ एग ऑन बॉइलिंग, लिख लेना ज्यादा बेटर है. ठीक है भाई, तो ये था तुम्हारा पूरा का पूरा प्रोटीन का पार्ट. तो यही था सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट के बारे में और प्रोटीन के बारे में, जो कि तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है. ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं पर ही रुकते हैं. ठीक है.